हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास में हम आर्मी अग्निवीर का पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है, आपके एग्जाम में पूरे 50 प्रश्न आते हैं, जिसमें 15 प्रश्न जीके के, 15 साइंस के, 15 मैथ के और 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे अग्निवीर, जीडी और ट्रेडमैन में। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जो आपका 15 जनवरी को एग्जाम हुआ था आर्मी जीडी का, ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास एक बच्चे ने भेजा है जिसका नाम है अमित सिंह। ठीक है, इस पेपर को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर आगरा एआरओ का पेपर है, ये अमित सिंह के द्वारा भेजा गया है हैंड रिटन नोट्स में। अब हमने क्या किया है, ये जो आपका ओरिजिनल पेपर है, इसमें जिस टॉपिक से प्रश्न दिए गए हैं, हमने सेम उसी टॉपिक से दूसरा प्रश्न ऐड करके बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह इसको बनाने का प्रयास किया है। आज का जो मॉडल पेपर है, सभी कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और आज मैं सभी को टारगेट दे रहा हूं जी 40+ क्वेश्चन राइट करने का। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर पर आधारित हमारा आज का ये मॉडल पेपर रहने वाला है। सभी टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक पूरे 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। जल्दी से आंसर करिए। भारत कब गणतंत्र हुआ? जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए, भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। जो आगरा का पेपर था, जो भी मैंने आपको दिखाया है, उसमें पूछा था भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। राइट। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसका आंसर करिए। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी से आंसर करिए जी, जल्दी से आंसर करिए। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या यहां पर सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? बलदेव सिंह। आप सभी का आंसर यहां पे बिल्कुल करेक्ट है जी। वर्तमान में कौन है भारत के रक्षा मंत्री? तो वर्तमान में राजनाथ सिंह जो हैं भारत के रक्षा मंत्री हैं। सुकुमार सेन के बारे में आप सभी को पता है। सुकुमार सेन कौन है? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आधार कार्ड बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? जो भी पिछला पेपर है आपका, जो मैंने दिखाया था आगरा एआरओ का, 15 जनवरी को हुआ था, उसके अंदर आपसे पूछा था पैन कार्ड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो हमने उसी से रिलेटेड आधार कार्ड से क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। आधार कार्ड बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने चारों अवेलेबल हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या आंसर करेंगे? देखिए, आधार कार्ड बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। हु इज नॉन एज देश रत्ना? क्या आंसर करेंगे? क्या सभी यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है जी। देखिए, आपके आज से 16 फरवरी से आपके आर्मी के फॉर्म जो हैं वो डलने चालू हो जाएंगे। आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 15 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इशू है ना, 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल
1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 तक जो स्टूडेंट आते हैं इस एज क्राइटेरिया के अंदर, सिर्फ वो ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है कि फॉर्म निकाले गए हैं फरवरी में, परंतु जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 1 अक्टूबर से लिया जा रहा है। ये शायद ज्वाइनिंग डेट हो सकती है या ज्वाइनिंग के आसपास की डेट है, वहां से शायद ये बच्चों को उठा रहे हैं, है ना। पर ये थोड़ा सा रॉन्ग है। 1 अप्रैल ले सकते थे, 1 मार्च ले सकते थे, पर 1 अक्टूबर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जबकि फॉर्म निकाले जा रहे हैं आपके फरवरी में। देख लीजिएगा, ये आपका एज क्राइटेरिया है। अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है जी। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, लद्दाख। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है जी? आंसर करिए जल्दी, आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं लक्षद्वीप, उनका आंसर करेक्ट है जी। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है जी? पोर्ट ब्लेयर। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मैनी ईयर इज द टेन्योर ऑफ अ ग्राम पंचायत? ऑप्शन सामने है और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न कोई भी विद्यार्थी गलत करेगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल तो सभी को पता होना चाहिए। जितने भी कार्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इन सभी का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। इनका एज क्राइटेरिया भी आपको पता होना चाहिए। हमसे पूछा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो यह होता है 5 वर्ष का। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां स्थित है? वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी? NDA कहां पर है जी? बताइए। देहरादून, नई दिल्ली, खड़कवासला या फिर शिमला? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पे है? तो ये आपकी खड़कवासला में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। इसकी स्थापना भी पूछ सकता है। आपका एग्जाम ऑनलाइन है, 12 से 15 दिन एग्जाम चलेगा। इसकी स्थापना भी पूछ सकता है कब हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे एग्जाम के टाइम पे, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा एग्जाम का लेवल भी बढ़ता जाएगा आपका। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7 दिसंबर 1954। ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाज एस्टेब्लिश्ड? एनसीसी की बात कर रहे हैं जी। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई? और कमेंट बॉक्स में यह भी आंसर करिएगा कि वर्तमान में एनसीसी के हेड कौन हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। वर्तमान में एनसीसी के अध्यक्ष कौन हैं और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना कब हुई? ये दोनों आंसर करिए जल्दी। देखिए, नेशनल कैडेट कोर की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया जा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, झुकी हुई मीनार कहां स्थित है? वेयर इज द लीनिंग टावर लोकेटेड? मॉस्को, गीजा, पीसा या फिर एथेंस? जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झुकी हुई मीनार कहां है? तो पीसा में है। पीसा कहां पे है? तो ये इटली में है, ध्यान रखिएगा। इसको पूरा नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहते हैं। कहां पर है? पीसा में है। और पीसा कहां लोकेटेड है? तो इटली में। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारत की सबसे छोटी समुद्र तट सीमा वाला राज्य कौन सा है? मुंबई, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश। विच इज द स्टेट विद द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? आंसर करिए जी, जल्दी से आंसर करिए। क्या यहां पर सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? गोवा उनका राइट आंसर है जी। सबसे छोटी समुद्र तट सीमा वाला राज्य है गोवा, और सबसे बड़ी पूछ लेगा अगर, तब आपको गुजरात आंसर करना है। गुजरात भारत में सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शहर मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंपल प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर करिए। शहर मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या सभी यहां पे ऑप्शन सी को दे रहे हैं? यमुना नदी उनका आंसर करेक्ट है जी। मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे है। साथ में सरयू नदी का भी पता होना चाहिए। कौन सा शहर है सरयू नदी के किनारे? देखिए, मैं जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन या एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट करते जाइएगा। नहीं कर सकते हैं तो रिवाइज कर सकते हैं अपने आप बोल के, आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ठीक है, सरयू नदी जो है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या नामक शहर स्थित है। कौन सा शहर है? अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो कोलकाता। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पुराणों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण्स? सबसे सिंपल है और ये गलत नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है, इसको गलत मत करिएगा, आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है जी। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, लोथल स्थित है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। लोथल वर्तमान में कहां है? जल्दी आंसर कर दीजिए। देखिए ध्यान से, लोथल जो है ये कहां पे है? तो गुजरात में है। ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट है जी। ठीक है, अब आगे एक चीज देखिए, लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यानी कि पोर्ट था। ठीक है, और लोथल को ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पतन नगर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है वो लोथल से ही होना शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, शहर पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, नदी किनारे बसे नगर वाले टॉपिक से। द सिटी पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कर दीजिए आंसर। क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं? पेरिस नदी उनका राइट आंसर है। यहां पर तो जी आंसर ही रॉन्ग है, दोनों पेरिस हो गया है जी, आंसर ये रॉन्ग है आपका। ठीक है, शहर पेरिस सीन नदी के किनारे है जी। कौन सी नदी है? सीन नदी। माफी चाहूंगा, यहां पे आपके ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हैं। अब ऑप्शन रॉन्ग है तो बिना ऑप्शन के भी आंसर देने का ट्राई किया करो। यहां पर पेरिस ही ऑप्शन में टाइप हो गया है, सीन नदी राइट आंसर होगा। शहर डेन्यूब जो है, इस नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, और ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो लंदन है, ये ध्यान रखिएगा। और टाइबर नदी पूछ ले तो रोम जो है, शहर रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। देखिए, क्या सभी ने यहां पे राइट आंसर दिए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। यहां पे आपका सेक्शन ए सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है। सेक्शन बी है आपका सामान्य विज्ञान, 16 से 30 तक, अगले 15 क्वेश्चन। देखिएगा, जब आप कमेंट बॉक्स में स्कोर कमेंट करेंगे लास्ट में, तो सेक्शन वाइज करिएगा कि सेक्शन ए में कितने राइट किए हैं आपने, सेक्शन बी में कितने राइट किए हैं, सेक्शन सी में
और सेक्शन डी में, जिससे आपको भी पता लग सके कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और कौन से सेक्शन पर आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आपका एग्जाम पहले है तो आपको एग्जाम पर पूरा फोकस करना है। मात्र आपको 2 महीने दिए गए हैं फॉर्म भरने से लेकर आपके एग्जाम शुरू होने तक, है ना। तो जमकर तैयारी करिएगा, 4-5 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, आपको इससे अच्छे लेवल की तैयारी करनी है और रिवीजन का भी टाइम निकालना है। ठीक है, आर्मी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है मैंने इसके ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो दिया है स्ट्रेटेजी का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाऊं कि आर्मी जीडी की तैयारी कैसे करनी है या आर्मी अग्निवीर की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाया जाए तो दोबारा वीडियो भी बना दी जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ये बोलते हैं ऑप्शन सी, रुधिर वर्ग कौन सा है जी? ए बी। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर जिसको सर्वदाता कहते हैं वो ओ है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बम? एडवर्ड टेलर, ऑटो हॉर्न, रिटर, रदरफोर्ड। करिए जल्दी से आंसर, क्या आंसर करेंगे? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? क्या सभी यहां पे ऑप्शन ए को दे रहे हैं? एडवर्ड टेलर आपका आंसर करेक्ट है जी। आगे चलें, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, टंगस्टन, तांबा, नाइक्रोम। विच वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर? जल्दी से आंसर दे दीजिए जी। विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग होता है? तो ये होता है नाइक्रोम की तार का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है टंगस्टन से रिलेटेड कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मोतियाबिंद नामक बीमारी से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? Which part of the human body is affected by the disease called cataract? आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। तो मोतियाबिंद नामक बीमारी जो है ये मनुष्य के कौन से हिस्से में होती है? मनुष्य की आंख में होती है। ये ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है जी। सभी ने तो सही आंसर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, गलत मत करिएगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं? पैर में। आपका राइट आंसर है जी। 21 देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सिंपल प्रश्न, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर करिए। और देखिएगा डेली शाम को 5 बजे, डेली शाम को 5 बजे आपकी मैथ्स की जो क्लासेस है हमारे इसी चैनल शुभम ई क्लासेस पर चल रही हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा टॉपिक चल रहा है स्क्वायर एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। आज शाम को 5 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आपने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, तो इसकी प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे आज। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। कैसे दर्शाया जाता है? इनको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा, इनको दर्शाते हैं विबग्योर से। विबग्योर, राइट। ये 7 रंग होते हैं। अब आपसे पूछ लेता है कि बीच में कौन सा कलर आता है? तो बीच में ग्रीन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट में रेड होता है, शुरू में वायलेट होता है, बैंगनी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन के कारण होता है? विच विटामिन कॉजेज लॉट ऑफ फर्टिलिटी? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन के कारण होता है? क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है जी।
विटामिन की जगह आपसे इनके रासायनिक नाम भी ऑप्शन में दे सकता है, थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। क्या होता है जी? टेकोफेरोल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का फेरिक्विनॉल और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। ये विटामिन के रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जी। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज, हेनरी, ओम, कैंडेला। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर कर दीजिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? जल्दी आंसर करिए, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? अच्छा, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आप सामने क्या देखते रहते हो? सामने लैपटॉप रखा है और लैपटॉप में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहां से मुझे क्वेश्चन साफ दिखाई देता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और थोड़ा देख लेता हूं कि साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना, कुछ कट तो नहीं रहा है, राइट। और लाइव क्लासेस की बात कर रहा था आपको, लाइव क्लासेस में थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 दिन और, ठीक है। थोड़ा लाइट का इशू आता है हमारे यहाँ पे। मॉर्निंग में 10 बजे क्लास होती है और मॉर्निंग में ही 10 बजे लाइट चली जाती है। तो सोलर पैनल का जुगाड़ कर रहे हैं, 2-4 दिन में सोलर पैनल आ जाएगा, उसके बाद हम लाइव क्लासेस ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको पढ़ना है तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस में भी यही क्वेश्चन कराऊंगा, बस क्या है कि आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, लाइव क्लासेस में आपके कमेंट देख लेंगे। तो मेन फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी, राइट। हर्ट्ज पता होना चाहिए, किसका एसआई मात्रक है जी? कमेंट करिए। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। ओम किसका एसआई मात्रक है? प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। कैंडेला क्या है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। किसका है जी? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। 24 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया में, परितारिका में, पुतली में, रेटिना में। आंसर करिएगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इनटू ह्यूमन आईज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 100% किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। देखिए, मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब प्रश्न एक और पूछा जाता है कि रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, यह भी कमेंट करिए, अभी के अभी कमेंट करिए। देखिए, रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। और ध्यान रखिएगा, आपसे 2 डिस्कशन करने हैं कल का, कि या तो मैं आपको 100 क्वेश्चन की जीके और जीएस की एक मैराथन क्लास ले लूं, कल की बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर स्टैटिक जीके का कोई एक टॉपिक करवा दूं। दोनों आपके पास ऑप्शन है, या तो 100 क्वेश्चन की आपके पास जीके और जीएस की क्लास आएगी कल, ठीक है, या फिर मैं आपको क्या कर सकता हूं, एक स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक के ऑप्शन में क्वेश्चन कवर करवा दूं। अगर स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक करना है आपको तो उसका कमेंट कर दीजिएगा टॉपिक का। अगर आप चाहते हैं कल की क्लास में 100 क्वेश्चन की सुबह 10 बजे मैराथन क्लास हो जीके और साइंस की, तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ये आपके ऊपर डिसीजन है। मैं कमेंट देखूंगा आपके, उसके बाद ही अगली क्लास तैयार करेंगे, राइट। सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है? दीजिए आंसर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा। क्लासेस हमारी डेली सुबह 10 बजे चलती हैं, जीके और साइंस की, किसकी? जीके और जीएस की। और शाम को जो 5 बजे है, ये आपकी फिलहाल में मैथ की क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज। अगर आपको मैथ के टॉपिक करने हैं तो यहाँ पे शाम को 5 बजे जुड़िएगा। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण संभव है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने, रात्रि के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। जल्दी बताइए।
रात्रि के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि जो पेड़ हैं वो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट। एंथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिएगा। कीट पतंगों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन मैच करिए। क्या सभी ने बी को दिया है? साथ में एंथोलॉजी क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, राइट। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स। हिस्टोलॉजी क्या होता है? उत्तकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यूज, उत्तकों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 29 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन अवेलेबल हैं। हु इन्वेंटेड द माइक्रोफोन? जल्दी से आंसर कर दीजिए जी। क्या आंसर करेंगे? आंसर करिए फटाफट से। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? जेड जॉनसन ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। आंसर करिए। माइक्रोस्कोप है, सॉरी, है ना। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। किसने किया था जी? जेड जॉनसन। माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। भारी जल का अणुभार क्या है? व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ हैवी वाटर? भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और इसका अणुभार होता है 20। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। सभी का क्लियर है? चलिए अब आ गया है हमारा सेक्शन सी 31 से 45 तक अगले 15 क्वेश्चन। अब क्या होता है, यहां से बहुत सारे विद्यार्थी वापस चले जाते हैं मैथ के सेक्शन से, पर अब आप सभी को बता दें कि सिर्फ 2 महीने का समय बचा है और एग्जाम में भी आपको मैथ करना ही करना है। तो यहां पर क्यों ना प्रैक्टिस की जाए। सभी कॉपी पेन खोल लीजिए। कैलकुलेटर कोई भी यूज नहीं करेगा, कॉपी पेन से सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हो सके तो मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, अगर आता है तो पॉज कर लीजिए या फिर सेशन को चलते चलते में सॉल्व करिए, पर मुझसे पहले आंसर दीजिए तभी तो आंसर मैच करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इसको हल करिए जल्दी से। क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 31। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा ये आपको दे रखा है वैल्यू अंडर रूट में, क्या है जी? 3.6 माइनस 0.36। ओके, अगर हम इसको आगे माइनस करेंगे, देखिए यहां पे कर देता हूं 3.6, यहां पे 0.36 माइनस करेंगे। 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2 पॉइंट, यहां पे 3.24 बनेगा। ओके, सभी को दिख रहा है ना? 3.24 बनेगा। आगे देखिए, आगे मैं यहां पे पूरे अंडर रूट में क्या कर देता हूं? 3.24 लिख देता हूं, ये माइनस करने के बाद। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ध्यान रखिएगा, 324 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के यहां पर पॉइंट लगा है। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए, यहां पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 324 का अंडर रूट करेंगे कितना बनेगा? 18 बनेगा। 100 का अंडर रूट करेंगे तो यहां पे आपका 10 बन जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो 1.8 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। लीजिए आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को आंसर किया है? 1.8 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। यदि 3x माइनस 1 बराबर 168 है तो x का मान आपको बताना है। कैसे करोगे? जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए यहां पे क्या लिखा है? 13x माइनस 1, 13x
-1 बराबर कितना है 168 है। राइट। अब क्या है जी, ये माइनस का जो 1 है ये इधर चला जाएगा और इधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, इधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 13x बराबर 169। अब ये 13 यहां से हटकर, ये 13 यहां से हटकर नीचे डिवाइड में चला जाएगा। राइट। और 13 से हम 169 को भाग करेंगे तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 13, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर किया है? आंसर मैच करिए। सभी ने क्या ऑप्शन सी को आंसर किया है? आगे देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने है किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 50% क्या होगा? सिंपल प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए, माना मैंने क्या है, वो संख्या है जी x। इतना क्लियर है? थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। देखिए, माना मैंने वो संख्या क्या है, x है। x का 40% यानी कि 40 डिवाइड बाई 100 कितना है, 20 है। यही दे रखा है आपको। आगे देखिए, ये हमने 0 से 0 कैंसिल कर दी, ये 10 इधर जाके 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पे बनेगा आपका 4x बराबर 200। ठीक है जी। अब 4 जो है यहां से हटकर नीचे आ जाएगा डिवाइड में। इतना क्लियर है? ये 4 यहां से हमने कैंसिल कर दिया। अब 4 से 200 को भाग करेंगे तो यहां पे 50 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन जो बी आंसर मत करिएगा। 50 क्या है, हमारी x की वैल्यू है। जैसे मैं आंसर करने जा रहा था, आपको आंसर नहीं करना है, आपको उस संख्या का 50% बताना है। देखिए, x की वैल्यू 50 आ गई, 50 का 50% तो इजी निकाल लोगे। 50 का 50%, 50 को आधा कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। किसी आयत का परिमाप 180 मीटर है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यह बताना है आपको। करिए जल्दी से सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे इसको, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयत के परिमाप का फॉर्मूला। आयत का परिमाप होता है जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 इंटू, राइट, एल कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है अनुपात में। इसको मैं लिख लेता हूं 5x प्लस 4x। वैल्यू कितनी दे रखी है परिमाप की, 180। सभी को क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए, इस 2 से हम 180 को भाग कर देंगे तो यहां पे आपका 90 आ जाएगा। राइट। यानी कि 5x प्लस 4x हो गया आपका 9x बराबर 90। अब 9 से ये 90 भी भाग हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। राइट। अब हमको पहले लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तभी तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, x की वैल्यू है 10, यहां पे है 5x और 4x। ठीक है। अब यहां पर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 50। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो चौड़ाई है वो आ जाएगी 40। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सभी को पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि हमको क्या करना है, हमको यहां पर क्या करना है, 50 गुणा 40 कर देना है। ठीक है जी। तो एरिया कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, यहां पे 2 0 और 2000 वर्ग मीटर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देख लीजिए सॉल्यूशन। क्या सभी को सॉल्यूशन समझ में आया है? और अगर आपको आता है तो आपने मुझसे पहले सॉल्व कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 60 का सबसे छोटा गुणज जो कि एक पूर्ण वर्ग होगा,
बताइए, पूर्ण वर्ग यानी कि किसी का स्क्वायर होगा। ओके, सॉल्व करिए। देखिए 360 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, 600 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। ये दो वैल्यू बचती हैं, 90 30 का स्क्वायर है और 300 3600 जो है वो 60 का स्क्वायर है ना। अब सबसे छोटा इनमें से तो 90 ही 900 ही हो गया है ना। 900 ही क्या है, 60 का सबसे छोटा गुणज है, जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आपका 900 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी, है ना। देखिए 900 को हम 60 से भाग करेंगे तो आराम से भाग हो जाएगा 15 टाइम में। और ये क्या है जी, 900 30 का स्क्वायर भी है 900, यानी कि सबसे छोटा तो इसमें 900 ही है, जो 60 का गुणज भी है और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। 36 नंबर देखिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम। करिए जल्दी से, कैसे करेंगे सॉल्व इसको। संख्या आपको दे रखी है 7/9, राइट। अगली संख्या दे रखी है आपको 14/5 और नेक्स्ट संख्या दे रखी है आपको 7/10। जब भी आपको संख्याएं फ्रैक्शन में दी हो, कैसे निकालोगे, आपसे एलसीएम बोला है तो जो ऊपर वाला एरिया है उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम क्या होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि एक संख्या ऑड हो एक संख्या इवन हो तो इनका एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या उसका कोई मल्टीपल होगा। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम को 14 मान लूं तो 14 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना, इनका मल्टीपल है, यानी कि जो ऊपर एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 14 डिवाइड बाई, नीचे हमको एचसीएफ भी लेना पड़ेगा। अब इनका तो कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं नजर आ रहा है सिवाय एक के, तो इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो एक आ जाएगा, यानी कि हमको एलसीएम निकालना था, कितना आ जाएगा 14। यहां पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देख लीजिए क्या सभी ने ऑप्शन डी को दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके किसी व्यक्ति ने एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदकर 2100 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। जल्दी बताइए जी, प्रॉफिट परसेंट बताना है आपको। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 यानी कि लाभ गुणा 100 डिवाइड में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, अब आगे देखिए 1800 रुपए में खरीदी है 2100 रुपए में बेची है, 300 रुपए का लाभ हुआ है, तो यहां पे प्रॉफिट कितना है जी 300 रुपए। गुणा क्या करेंगे, गुणा हम करेंगे 100। क्रय मूल्य कितना दिया है आपको 1800 रुपए, नीचे आ जाएगा 1800 रुपए, राइट। अब आराम से कर दोगे इस क्वेश्चन को, अब तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। ये 2 जीरो से आपकी यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा और 3 छिके 18, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 तिया 6 होता है और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 50/3 होगा। अब इसको आगे सोल्व कर दीजिए क्योंकि आंसर आपको पॉइंट्स में दे रखा है। ठीक है, 50/3 को सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 2 0 3 छिक 18 16.66% आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 16.66%। देखिए सॉल्यूशन, क्या सभी ने यही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -4 हो और उनमें से एक संख्या -3/8 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। करिए जल्दी से, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। परिमेय संख्या मैंने आपको बताया है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, ठीक है, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए एक परिमेय संख्या आपको दे रखी है -3/8, माना मैंने
माना दूसरी परिमेय संख्या क्या है, x है। माना दूसरी परिमेय संख्या x है, क्योंकि हमको दूसरी संख्या निकालनी है। देखिए पहली दे रखी है आपको -3/8, राइट। प्लस क्या करेंगे, x करेंगे दूसरी परिमेय संख्या, और इनका जो टोटल दिया है आपको दे रखा है -4, यही दिया है ना। अब आगे देख लीजिए, अब आगे इसका एलसीएम लेके सोल्व करना आपको आता होगा। यहाँ पे -3 प्लस गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू -4। समझ गए सभी। अब देखिए ये 8 इधर जाके -4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे आपका बनेगा -3 प्लस 8x इज इक्वल टू -32। ठीक है जी। अब आगे देखिएगा, ये जो आपका माइनस का 3 है ये इधर जाके प्लस का बन जाएगा। ठीक है। अब माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और बड़ा साइन क्या है, माइनस का है, तो हम माइनस ही लगाएंगे। ठीक है। -3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहां पे आपका 8x बनेगा इज इक्वल टू -29 -29। ठीक है जी। अब यहां से जो 8 हट जाएगा और नीचे चला जाएगा आपका डिवाइड में, है ना। तो आपके सामने जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई -29/8। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। दूसरी परिमेय संख्या क्या है, -29/8 है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दीजिए। कैसे करेंगे, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपने कॉपी पेन में सॉल्व करिए, अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो हमारा ये सॉल्यूशन देखिए। देखिए माना मैंने टोटल विद्यार्थी कितने हैं जी, 100% है ना। टोटल विद्यार्थी तो 100% ही रहेंगे। अब इसमें क्या है, 65% जो है वो पास हो गए हैं। इसका जो 65% स्टूडेंट हैं वो क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो कितने परसेंट बचे अब यहां पर बचे हैं 35% विद्यार्थी जो कि क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, राइट। और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 420 है, यानी कि जो 65% विद्यार्थी फेल हुए हैं उनकी वैल्यू क्या है, 420 है। ठीक है। अब यहां से 1% की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए पहले किससे करेंगे, 7 से कैंसिल करते हैं, 7 5 जा 35, और यहां से करेंगे 7 6 42 60। फिर 5 से और कैंसिल कर देंगे, 1% की जो वैल्यू आ जाएगी यहां पे आ जाएगी 12, राइट। 1% की वैल्यू है 12। हमको निकालना है टोटल विद्यार्थी यानी कि 100% की वैल्यू। अगर 1% की वैल्यू 12 है, 100% की क्या हो जाएगी, 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे 1200 टोटल विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन डी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। भाई ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जोड़ना है, आपको ऐड करना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 3.25, 4.19 और यहां पे 5.00। 9 और 5 14, ठीक है जी। 3 और 1 4 पॉइंट, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12.44। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है जी। ये तो सभी ने कर लिया होगा, है ना। 12.44। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, और अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है, मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा आपको। डेली सुबह 10 बजे जीके जीएस, शाम को 5 बजे मैथ की क्लास होती है। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, राइट। और देखिएगा हमारी इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6200 रुपए हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 6200 रुपए हो जाएगी। करिए जल्दी से सॉल्व। देखिए 6200 रुपए अगर धनराशि हो रही है तो ये क्या है? आपका मिश्रधन है, यानी कि अमाउंट है ना। और मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। मिश्रधन आपको दे रखा है 6200 रुपए, मूलधन दे रखा है आपको 5,000 रुपए, ठीक है। आपको ब्याज पता होना चाहिए अगर आपको टाइम निकालना है तो। ये 5,000 इधर जाके 6200 में माइनस हो जाएगा, तो आपका जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 1200 रुपए। अब आगे देखिए, हमको बताया है कितने वर्षों में, यानी कि हमको निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे क्या है जी? प्रिंसिपल इंटू रेट, राइट। अब देखिए आगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? 1200 रुपए है। गुणा क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। प्रिंसिपल हमारा 5,000 रुपए है मूलधन, ओके। और दर दे रखी है 6%। लीजिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। सॉल्व कर देते हैं। यहां की 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसल, ये 1 जीरो से आपकी ये वाली 1 जीरो कैंसल, ठीक है जी। आगे करते हैं 6 से कैंसल, 6 दूनी 12, यहां पे 20 आ गया। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौके 20, यानी कि आपका 4 ईयर कहां पे है? ऑप्शन सी में है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने आंसर कर दिया होगा, ये क्वेश्चन सिंपल था। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। इसका आंसर करिए। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। यदि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? जल्दी से इसका आंसर करिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क का वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है जी। लीजिए करिए जल्दी से सॉल्यूशन। और देखिएगा, आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज और बुक भी परचेज कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, जहां पे आपको हमारी 40 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी आर्मी अग्निवीर की, और हमारी 2800 प्रश्नों की जीके साइंस और स्टैटिक जीके की बुक भी मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप चाहो तो उसे भी ले सकते हैं। आप देखिए यहां पर मैंने लिखा है A/B। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। अगर मैंने माना बी की कार्य क्षमता 100 है, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 मान रहा हूं, ठीक है। तो बी ए की कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी, क्योंकि इसकी 40% अधिक है। अब इसका रेशो बना लेंगे हम, 2 पंजे 10 और 2 सते 14। 7:5 क्या है? ए और बी की एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, राइट। बोला है ए किसी काम को 15 दिन में करता है। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। यहां पर हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है जी? 7 है ए की, और टाइम दिया है 15 दिन का, यानी कि हमारा जो वर्क आएगा वो 7 गुणा 15 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 105 यूनिट, ठीक है जी। ए की कार्य क्षमता 7 है और ए उस काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वर्क आ जाएगा 105 यूनिट। बोला है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए काम कितना है जी? 105 यूनिट। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। बस 5 से डिवाइड कर देंगे तो बी अकेला उस काम को 21 दिन में कर देगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? तो आगे देखिए 43। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। यदि इनकी आयु का योग 66 वर्ष हो तो दोनों की आयु का अंतर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है फादर
और एस से लिख दिया मैंने सन। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 7:4 और आयु का टोटल दिया है 66 वर्ष टोटल। ठीक है, तो मैं रेशो में भी टोटल निकाल लेता हूं, 7 और 4 11। रेशो का टोटल 11 है और 11 रेशो की वैल्यू दे रखी है आपको 66 वर्ष। ठीक है, तो 11 से हम 66 को भाग कर देंगे तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 6। बोला है दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करें। देखिए, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और फिर दोनों को माइनस करिए, यह भी सिंपल तरीका है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनकी रेशो का अंतर कितना दे रखा है आपको, रेशो में 3 रेशो का अंतर दिखाई दे रहा है, 7 - 4 3। रेशो में 3 का अंतर है, एक रेशो की वैल्यू 6 है, तो 3 रेशो की वैल्यू निकाल लीजिएगा डिफरेंस की, तो भी आप 18 वर्ष ऑप्शन डी आंसर कर सकते हैं। दोनों की आयु का अंतर हो जाएगा 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 44 है, 60 संख्याओं का औसत 40 है तथा अगली 40 संख्याओं का औसत 60 है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, फटाफट से। कैसे करेंगे, जल्दी से सॉल्व करिए जी। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। साठ संख्याओं का औसत 40 है, अगर मैं 60 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन 60 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 2400। अगली 40 संख्याओं का औसत 60 है, यानी कि मैं 40 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगली 40 संख्याओं का टोटल आ जाएगा 2400। सभी संख्याओं का औसत बताना है। औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़ और नीचे क्या हो जाएगा, कुल संख्या। ठीक है जी, टोटल नंबर, कुल संख्या। संख्याओं का जोड़ करेंगे 2400 और 2400 कितना बन जाएगा, 4800 बन जाएगा। डिवाइड बाई टोटल संख्या कितनी है, एक संख्या 60 है और एक संख्या 40 दे रखी है, जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 100। डिवाइड कर देंगे तो 48। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन। 9 तथा 25 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। जल्दी से आंसर करिएगा, सिंपल प्रश्न है ये तो, रेशो एंड प्रपोर्शन वाले टॉपिक से। मध्य समानुपाती यानी कि मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है √AB। ठीक है जी, √ ए कितना है हमारा 9 है, बी की वैल्यू कितनी है जी 25 है। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 225 √ में। अब 225 का √ करेंगे तो 15 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। लीजिए, क्या सभी ने ऑप्शन सी को दिया है, तो यहां पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। 46 क्वेश्चन है आपका, सेक्शन डी तर्क शक्ति, लास्ट के 5 क्वेश्चन, इसके बाद आपकी छुट्टी है। जल्दी से आंसर करिए। यहां पे कौन सा अल्फाबेट आएगा ये आपको बताना है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लग रहा होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जरूर करिएगा। डेली सुबह आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। देखिए सी के बाद कितना डिफरेंस है, डी, ई, एफ और जी। 4 अल्फाबेट छोड़ के हमको एच लगाया है। ठीक है, एच के बाद क्या है, आई, जे, के। 3 अल्फाबेट छोड़ के फिर एल है। एल के बाद क्या है, एम, एन, फिर आपका ओ है। यानी कि पहले 4 अल्फाबेट, फिर 3 अल्फाबेट, फिर 2 अल्फाबेट, अब 1 अल्फाबेट है। ओ के बाद हम पी को छोड़ देंगे, यहां पे क्यू आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। 47 देखिए जल्दी से, कि यदि ब्लॉक को KCOLB लिखते हैं तो स्टेप्स को कैसे लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लॉक को उल्टा लिख दिया है। देखिए BLOCK, ब्लॉक को यहां पर उल्टा लिखा हुआ है। स्टेप्स को भी उल्टा लिख दीजिए फिर। ठीक है जी, STEPS।
SPETS कहां लिखा है? SPETS ऑप्शन डी में है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को दिया है? आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। विषम संख्या का चयन करें, फाइंड द ऑड वन। आंसर करिए फटाफट से, क्या आंसर होगा इसका? देखिए 4 गुणा 6 24, 5 गुणा 6 30, 6 गुणा 6 36 और 7 गुणा 6 करेंगे तो यहां पे 42 आना चाहिए था, 56 नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर जल्दी से करिए, जल्दी से आंसर करिए। यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है जी, ठीक है। देखिए 6 गुणा 2 12, ठीक है, यहां पर मिस्टेक हो गई, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जी। 6 गुणा 2 12, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग टाइप हो गया लग रहा है ना। यहां पर क्या था आगे, 12 गुणा 3 करेंगे तो यहां पे 36 वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है जी। फिर हम 36 को 4 करते तो आपका 144 आता। फिर 144 को 5 से करेंगे 720, 720 को 6 से मल्टीप्लाई करना था फिर हमको। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, 4320, ठीक है। पर अब तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, ऑप्शन ही यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया है क्वेश्चन, है ना। परंतु जो हमारा पीडीएफ आएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। 6 12 36, 144, 720, फिर यहाँ पे 1320। मैंने लॉजिक बता दिया है, क्या लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हो गया है, इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसके बाद आपकी छुट्टी है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रश्न है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नेहा ने कहा कि यह व्यक्ति मेरी बहन की जो माता है उसका इकलौता पुत्र है, वह व्यक्ति नेहा से किस प्रकार संबंधित है। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे बोला है कि वह व्यक्ति, नेहा ने कहा कि वह व्यक्ति मेरी बहन, यानी कि नेहा की जो बहन है उसकी माता, यानी कि नेहा की बहन की जो माता है वो नेहा की भी माता हुई। नेहा की माता का इकलौता पुत्र है। अब जो नेहा की मदर का पुत्र होगा वो नेहा का भाई लगेगा, तो वह व्यक्ति नेहा का क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जी। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। तो दोस्तों ये था आपका आज का पूरे 50 प्रश्नों का आर्मी अग्निवीर स्पेशल 2023 का मॉडल पेपर। जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा और इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। सेक्शन वाइज मुझे सभी का स्कोर चाहिए। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। आप हमारा ये सेशन कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।